Good afternoon. Class assignment question number 4. M. Pandey and D. Deshmukh were equal partners. Balance sheet on 31st December 18 was as follows. Creditors, bank overdraft, bills payable, capital account, M. Pandey, D. Deshmukh, stock, plant and machine, office furniture, book dates, joint life policy, leasehold premises, P&L account, debit balance, ड्राइंग्स अकाउंट एम पांडे एंड डी देशमुख। तो इस बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस भी पड़ा है, ड्राइंग्स अकाउंट भी पड़े हैं, ये सब कैपिटल में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये और इससे सिमिलर टाइप्स कम से कम 7-8 बार एग्ज़ाम में आए हैं, हर थोड़े टाइम में। ठीक है, इट इज़ आस्क्ड। बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल 30 जून 19। हाँ, बैलेंस शीट आपको दी है दिसंबर 18 की और क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस कंटिन्यू किया जून 19 तक। तो या तो पिछले चैप्टर में भी एक अपना क्वेश्चन था, 6 महीने के ट्रांजैक्शन दे दिए। तो पहले तो 6 महीने बाद की बैलेंस शीट चाहिएगी, उसके बाद डिसोल्यूशन या ये कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू होगा। तो बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल 30 जून, पार्टनर्स विड्रॉ in equal amounts half the amount of profit made during the period of 6 months from January to June। हाँ, इन 6 महीनों में जितना प्रॉफिट कमाया उसका 1/2 उन्होंने विड्रॉ कर लिया। After 10% per annum has been written off on leasehold premises, plant and machine, 5% per annum on office furniture। तो ये प्रॉफिट भी ये डेप्रिसिएशन के बाद था। Meanwhile, मतलब इन 6 महीनों में creditors reduced by 10,000, bills payable by 2,300, बैंक ओवरड्राफ्ट by 15,000। अब 6 महीने तक बिजनेस किया तो ऑब्वियसली एसेट लाइटिज़ में चेंजेस तो होंगे ही, तो वो आपको दे दिया है कि क्या क्या वैल्यूज़ कितनी कितनी चेंज हुई। ऑन 30 जून स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 63,400, डेटर्स 65,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर 9,500, ये पॉलिसी सरेंडर ही कर दी। एंड अदर आइटम्स रिमेन द सेम एज ऑन 31 दिसंबर 18। हाँ, तो बाकी कुछ बच गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है वो वैल्यूज़ पहले जैसी ही थी। ऑन 30 जून फर्म सोल्ड द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी, द वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज एस्टिमेटेड एट 1,08,000 एंड द रेस्ट ऑफ असेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 30 जून 19। तो 30 जून 19 को बिजनेस बेचा, तो उस दिन बैलेंस शीट में जो भी एसेट लाइटिस थी वही वैल्यू पे ले लिए, बस एक गुडविल किस वैल्यू पे ली है 1,08,000। द कंपनी पेड परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। डिसरिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल, डिसरिगार्डिंग मतलब इग्नोरिंग। तो ठीक है, अपने नहीं भी लिखा होता तो इग्नोर्ड ही था। You are required to prepare realization account and capital account of partners. Now, realization बनाने के लिए पहले को अपने 30 जून का बैलेंस शीट चाहिएगा, प्रॉफिट वगैरह भी चाहिएगा। हाँ, पर इस क्वेश्चन में क्या 6 महीने के ट्रांजैक्शन दिए हैं क्या कि ये पैसा आया ये हुआ? हाँ, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, बट 6 महीने बाद के एसेट्स लाइटिस के बैलेंसेस क्या थे या कितने चेंज हुए वो दिए हुए हैं। तो हम सीधा 6 महीने बाद का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो 6 महीने बाद का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, फिर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके बाद डिसोल्यूशन का प्रोसेस। तो शुरू करो। हाँ, सिंगल एंट्री वाला याद है ना भैया? Yes. So statement of affairs as on 30th June 2019.
स्टॉक। हाँ, 6 महीने बाद का क्वेश्चन ने अलग से दिया हुआ ना, 63,400 था। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी कितना बचेगा भाई? हाँ, डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना बचेगा? हाँ, है कितनी भाई? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, 6 महीने ही है, 172,900। ऑफिस फर्नीचर हाँ निकालो भाई। फर्नीचर पे 5% ही है तो 2.5%, 14,625। डेटर्स क्वेश्चन ने दिया है, बुक डेट्स वर 65,000। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी आएगी क्या भाई? हाँ, सरेंडर हो गई, 9,500 रुपये आ गए। हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू लाइफ पॉलिसी, तो लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लोज्ड। अच्छा, ज़्यादा पे सरेंडर होती तो भी बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा ना। रीज़न आप कहेंगे फिर तो प्रॉफिट हुआ, वो अपने आप जो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर आ जाएगा। कुल मिला के आज की तारीख में ये एसेट नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। हाँ जी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 34,500 की थी, 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन 32,775। हाँ, ये P&L और ड्राइंग्स तो लिखेंगे नहीं अपन। हाँ, इधर लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स पहले 65,000 के थे और क्वेश्चन ने लिखा है 6 मंथ्स में क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाई 10,000, तो आज कितने आएंगे? 55,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ 6 महीने पहले 30,000 था और इन 6 महीनों में क्वेश्चन ने लिखा है रिड्यूस बाई 15,000, तो कितना आएगा? 15। बिल्स पेबल 12,500 के थे, 2,300 से रिड्यूस हुए 10,200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने 6 महीने बाद के सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ के एग्जैक्ट बैलेंस देने के बजाय कुछ के तो बैलेंसेस दे दिए, कुछ का लास्ट बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में क्या चेंजेस हुआ है वो दे दिया, तो जो भी है ये सब बैलेंसेस आ गए। हाँ, आई एम अगेन रिपीटिंग, लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई, पैसा आ गया, तो अब वो एसेट नहीं रही, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगी। हाँ, अब आप कहेंगे इसके पैसे भी तो आए हैं, तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट 6 महीनों में 15,000 रुपये कम हुआ, उसमें सबका पैसा आ गया, चाहे वो डेटर से पैसा आया, चाहे क्रेडिटर को पेमेंट किया, चाहे बिल्स पेबल का हुआ, चाहे लाइफ पॉलिसी का हुआ, चाहे ड्राइंग्स का हुआ, क्योंकि अपन तो बैलेंसेस कब के लिख रहे हैं? 30 जून के, और 30 जून का मतलब सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद, तो चाहे लाइफ पॉलिसी है चाहे कुछ भी है, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो गेट द कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 268,500। Now, शुरू करिए भाई। स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। For 6 months. Closing capital 268,500 less ओपनिंग कैपिटल। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट वाली यूँ का यूँ काम नहीं आएगी।
आप कहेंगे दो पार्टनर्स थे, कैपिटल आपको दी हुई कितनी है 1,50,000 प्लस 148,500 माइनस वो ड्राइंग्स का बैलेंस कितना है 9,000 3,000 माइनस बिल का डेबिट बैलेंस कितना है 26,000। तो अगर मैं ये कहूँ बैलेंस शीट शुरू वाली अगर प्रॉपर बनी हुई होती तो कैपिटल का बैलेंस 150 और 148,500 नहीं होता, ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद 260,500। हाँ जी, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर क्या करते हैं एड ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। हाँ ड्राइंग्स है क्या 6 महीनों में। क्वेश्चन कह रहा है जितना प्रॉफिट कमाया उसका आधा विड्रॉ किया है, कैसे निकालूं भाई। हाँ जी, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। देखो जी ये कैपिटल अकाउंट ओपनिंग था 260,500, क्लोजिंग है 268,500। नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट अगर x रुपीज़ अर्न किया तो ड्राइंग 0.5x थी, ठीक है। अच्छा दूसरा 100 रुपये कमाए 50 रुपये घर ले गए, तो बाकी का 50 रुपया बिजनेस में ही रुका हुआ रहा, तो कैपिटल कितने से बढ़ेगी। ये देख लो भाई 100 रुपये कमाए 50 ले गए, तो कैपिटल में प्लस 100 माइनस 50, कैपिटल 50 रुपये से बढ़ेगी। भाई जितना प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए अगर वो कुछ भी घर नहीं ले जाओ तो आपकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस क्या होगा नेट प्रॉफिट। और जितना कमाया अगर उसका आधा घर ले गए तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट होगा। 75% घर ले गए तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट का 25% होगा। और 100% अगर घर ले गए तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम होगी। हाँ, अज्यूमिंग नो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज देयर। तो अब सुनिए, I am using a new term, closing capital minus opening capital. This is called as retained profit. क्योंकि अगर साल भर में आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है बिना कोई नया पैसा डाले, तो ऑब्वियसली वो किस कारण से हुई है, जो प्रॉफिट हमने कमाया और घर नहीं ले गए। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिटेन्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट जो बिजनेस में ही रिटेन कर रखा है। अच्छा, प्रॉफिट विड्रॉन अगर प्रॉफिट अर्न का हाफ है तो रिटेन भी कितना होगा 1/2। तो जितना रिटेन किया उतना ही उन्होंने क्या किया है विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग्स हाँ हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट अर्नड, और यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट रिटेन। यानी कि 8,000 की ड्राइंग्स की है तो नेट प्रॉफिट अर्न कितना हो जाएगा 16,000। ओके, तो देखिए 16,000 कमाया, 8,000 घर ले गए, बचा हुआ 8,000 जो है वो अगर कैपिटल अकाउंट में ही रुका हुआ रहा तो कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग में कितने का गैप आएगा 8,000। तो जितनी भी इस साल कैपिटल बढ़ी है वो इस साल का जो प्रॉफिट कमाया उसमें से जो घर ले गए बचा हुआ है, दैट इज़ रिटेन्ड प्रॉफिट। और अगर हमने ड्राइंग्स 50% की है तो रिटेन भी हमारे पास कितना होगा 50%। वाली बात है ना, जितनी कमाई हुई इसका 50% अगर आपने घर बेच दिया, खर्चा कर दिया, तो बिज़नेस में कितना बचेगा रिमेनिंग 50%। तो ये हमारे नेट प्रॉफिट का 50% है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट 16,000। या ये अगर 50% है तो ड्राइंग्स भी कितनी है 50, तो यू गेट द नेट प्रॉफिट। ठीक है हाँ पार्ट है जी, ये नहीं आया समझ में, एक्स करके कर लें। देखिए नेट प्रॉफिट अर्नड हैज़ टू पार्ट्स, वन इज नेट प्रॉफिट विड्रॉन एंड नेट प्रॉफिट रिटेन्ड। जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कुछ घर ले जाओगे, बाकी का कहाँ रहेगा बिजनेस के अंदर।
तो अब अगर प्रॉफिट अर्न एक्स है और विड्रॉन क्वेश्चन ने कह दिया 0.5x है, तो रिटेन भी कितना होगा? तो इफ़ ये कौन सा है? अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस नेट प्रॉफिट अर्न नहीं आता, वो कौन सा आता है? रिटेन्ड। तो अगर रिटेन्ड ही आया है तो विड्रॉन कितना होगा इस क्वेश्चन में? अब मान लीजिए क्वेश्चन कहता है विड्रॉन 0.75 है, तो रिटेन्ड कितना होता है? 0.25। तो ये वाला किसके बराबर होता है? 0.25। तो उससे 0.75 निकाल लेते, एक्स निकाल लेते। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये आपके कभी गुडविल में नहीं आया क्या काम? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा वो तो खैर कोर्स में ही नहीं है। पहले गुडविल का चैप्टर था ना, तो उसमें ये सब काम आता था। नेट प्रॉफिट अर्न, विड्रॉन, रिटेन्ड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना था, भाई बिजनेस में पैसा साल भर कितना लगा हुआ था। ओके, तो आप कहेंगे शुरू वाला पैसा तो एंड तक लगा हुआ ही था। जितना प्रॉफिट कमाते हो वो साल के शुरू में तो कमाते नहीं हो, हर महीने कमाते हो। तो रूल वही लगता है जो अपन EOQ में लगाते हैं ना, जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसका 1/2 क्या रहता है? इन्वेस्टेड। ठीक है, EOQ में था ना भाई कि जितना स्टॉक आप एक बार में खरीदते हो उसका आधा क्या रहता है स्टॉक में। वैसे ही अगर साल भर में 50,000 का प्रॉफिट कमाया तो हर महीने कमाया होगा। पहले महीने का प्रॉफिट 12 महीने इन्वेस्टेड रहा, दूसरे महीने का 11 महीने एंड सो ऑन। तो उसके हिसाब से साल भर के प्रॉफिट का 1/2 आप कह सकते हो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। ठीक है, चलिए अब कैपिटल अकाउंट बनाओ भाई। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअल बैलेंसेस चाहिएंगे ना, या अपन चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं भले। वो डिसोल्यूशन वाला काम भी तो करना ही पड़ेगा ना, हैं? क्या हुआ? लिख दिया, कोई बात नहीं, 10 लाइनें छोड़ दो, आगे शुरू करो। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन कौन सा मेथड है? नेट एसेट्स ही है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है एक तो ये सारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स थी ये तो यही वैल्यू पे लेनी है, और एक गुडविल का अलग से 1,08,000। करो भाई, टोटल लगाओ। एक काम करो ना, टोटल तो लगाई हुई है ना, वापस लिखने की मेहनत क्यों करो जब सब यही वैल्यू पे लेनी है। हाँ, कितनी थी ये टोटल? 348,700। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में लिखिए। हाँ, इसमें गुडविल तो है नहीं। सो टोटल एसेट्स एज पर बैलेंस शीट ऑन 30th June 19, 348,700। एड agreed value of goodwill। हाँ, वो कितने पे लेना है? 1 लाख लेस क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। 55, 15, 10, 200। मैं कोई दूसरा फार्मूला लगा के टोटल लगाई है। तो कैपिटल आई थी ना 268,500, उसमें 1,08,000 जोड़ दिया भाई। 268,500 क्या है? ऑल दीज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बस इसमें गुडविल नहीं थी, गुडविल जोड़ दी। ठीक है, हाँ हो गया यहाँ तक। अब रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, सो रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, ये हटाता हूँ। टू सन्ड्री एसेट्स
ठीक है भाई। हाँ फटाफट करो भाई। सन्ड्री लाइबिलिटीज क्या हुआ? ठीक है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल। By limited company purchase consideration 376,500। अच्छा, सारी एसेट लाइटीज ले ली है तो कोई एसेट लाइटी सेटल तो करनी ही नहीं है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकाल लो। अब प्रॉफिट 1,08,000 गुडविल के बराबर ही आना है, क्योंकि हमारी जो ये परचेज कंसिडरेशन और एसेट लाइटीज की बुक वैल्यू में एक गुडविल ही तो नया जुड़ा। रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस आता क्यों है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट वर्सेस सेल्स वैल्यू। तो यहाँ तो सभी कुछ बुक वैल्यू पे ही गई है, बस एक गुडविल ज़ीरो बुक वैल्यू वाली 1,08,000 पे गई, तो वही हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल पार्टनर्स है, 54,000 एंड 54,000। हाँ बना लीजिए भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, 6 महीने पुराना बैलेंस 150, 148, 148, 500। टू P&L, हाँ वो जो डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में है कितना कितना 13,000 एंड 13,000। टू ड्राइंग्स 9,000 एंड 3,000। बाई नेट प्रॉफिट वो 6 महीने का प्रॉफिट, हाँ 16,000 आया ना भाई, तो दोनों में 8,000 8,000। हाँ ये ड्राइंग्स तो थी जो बैलेंस शीट में थी, फिर अब जो 6 महीने में दोनों की 4,000 की ड्राइंग्स और हो जाएगी भाई। प्रॉफिट का 1/2 विड्रॉ हुआ तो 8,000 प्रॉफिट जोड़ दिया, 1/2 4,000। हाँ एक बार आप चाहो तो एक बार बैलेंस कैरेट डाउन कर लो, ताकि अपन ने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है उससे वो मैच हो जाएगा। 1,32,000, 136,500, यस। हाँ अपने बैलेंस शीट में यही था ना भाई, 268,500। नाउ वी हैव द रियलाइजेशन प्रॉफिट 54,000, 54,000। अब परचेज कंसिडरेशन के शेयर्स बांटने, हाँ पीसी सारा शेयर्स में ही आया। हाँ पीसी था 376,500, 10-10 रुपये के हिसाब से 37,650 शेयर्स।
हाँ इक्वली बांट देंगे 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना 18 825 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे लिख दो भाई 2 शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी 188,250। हाँ बैलेंसिंग फिगर टू बैंक या बाय बैंक। 4,500 2250। सही है। हाँ एक जन पैसा लेके आएगा, दूसरा ले जाएगा। उल्टा लिख दिया है। अच्छा देखिए बैंक बैलेंस पहले ही क्लोज हो गया, सब एसेट लाइटिस बंद हो गई थी। परचेज कंसिडरेशन सिर्फ शेयर्स में आया, कैश तो है ही नहीं, तो पार्टनर्स में जितना एक पैसा लाएगा उतना ही दूसरा ले जाएगा, हमेशा ऑफसेटिंग आएगा। हाँ अगर बैंक बैलेंस 2000 होता तो जितना एक लाता प्लस बैंक बैलेंस उतना ही दूसरे का पेमेंट आता। और इसमें तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो इक्वल पार्टनर्स हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल में कितने का फ़र्क है 132 एंड 136,500, उसका आधा। वो एक बार याद है क्वेश्चन पूछा था, 2 भाई हैं 2 प्रॉपर्टी बांटनी है, बताओ कैश में हिसाब कितना होगा। वैसे अभी इक्वल पार्टनर्स हैं, इसकी 132 इसकी 136, आपस में कैश का एडजस्टमेंट 4,500 नहीं करना पड़ेगा, 4,500 डिवाइड बाई 2, क्योंकि बाद में तो ये 52 54 बराबर बांटा, ये भी बराबर बांटा है, तो ओपनिंग कैपिटल में जो गैप है उसी का आधा। अच्छा जैसे ही ये इतना कैश लाएगा और ये लेके जाएगा, दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी बराबर। तो हाँ अपने इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू बैंक बाय बैंक कैलकुलेटर जो कहे वो जिंदाबाद। ठीक है हाँ जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो ये क्वेश्चन में एडिशनल जॉब क्या हो गया कि ग्रुप 1 का सिंगल एंट्री आ गया कि पहले 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाओ, नेट प्रॉफिट निकालो और उसके बाद में रियलाइजेशन। हाँ 1 में से मैं क्यों बैलेंस शीट बनाऊँ, सीधा 6 महीने बाद की एसेट लाइटिस पता है, पीसी निकाल लूँ, रियलाइजेशन बना लूँ, ठीक है, नेट प्रॉफिट और ये सब निकाल लूँ ही क्यों। तो 2 कारण क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो कैपिटल अकाउंट आप भले यहाँ से नहीं यहाँ से भी शुरू करना चाहो तो अलग अलग तो चाहिएंगे, अलग अलग तभी आएंगे जब ये होगा ये होगा। कुल मिला के कैपिटल अकाउंट तो लास्ट में पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको मेहनत तो सारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. The balance sheet on 31st March 19 is as follows. Fixed capital A, B and C. Current accounts A and B. Unsecured loan. Fixed assets, investment, current assets, stock, debtors, cash and bank. On 1/4/2019, it was agreed amongst partners that BC Private Limited, a newly formed company with B and C having each taken up 100 shares of 10 each, will take over the firm as a going concern, including goodwill, but excluding cash and बैंक बैलेंस। तो इनका एग्रीमेंट हुआ, एक नई कंपनी बनी है क्या, BC प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें जो B और C है इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं। ये कौन से हैं भाई, परचेज कंसिडरेशन वाले, वो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होता है ना भाई, नई कंपनी बनती है कुछ शेयर लेने पड़ते हैं। ठीक है तो जो भी होंगे कुल मिला के परचेज कंसिडरेशन वाले तो नहीं। अच्छा नई कंपनी बनी है तो प्रमोटर भी हो सकता है 2 लोग ही होंगे, तो शेयर्स कुछ तो इनको लेने ही पड़ेंगे। और ये कंपनी जो है ये पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खरीदेगी इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑल्सो एग्रीड अपॉन।
Goodwill was valued at 3 years purchase of super profits. Profit for the purpose of goodwill valuation will be 1 lakh. Normal rate of return is 15% on fixed capital. हाँ, तो प्रॉफिट्स आपको दे दिए 1 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? फिक्स कैपिटल का 15%. अच्छा, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स गुडविल आ जाएगी. ऑल अदर एसेट लाइबिलिटीज वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. परचेज कंसिडरेशन विल बी पेएबल partly in shares of 10 each, partly in cash. Payment in cash being to meet the requirements to discharge A who has agreed to retire. अब परचेजिंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैश और शेयर्स दोनों में करेगी. और कैश कितना देगी? जितना क्वेश्चन कह रहा है ए को पे करने के लिए चाहिएगा, क्योंकि ए ने डिसाइड किया वो रिटायर होगा. तो आप कहीं रिटायरमेंट कहाँ गया है? तो डिसोल्यूशन है भाई. व्हेन अ कंपनी इज परचेजिंग द बिजनेस, तो पार्टनरशिप फर्म का तो क्या होगा? डिसोल्यूशन. तो आप कहें तो डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट वर्ड क्यों बोल रहा है? तो देखिए, बिजनेस परचेज में यहाँ पर वो कंपनी क्या करती है? पेमेंट किस में करती है? शेयर्स में. और जब वो शेयर्स आप पार्टनर्स में बांटते हो, तो प्रैक्टिकली इन पार्टनर्स ने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट नहीं लिया है. पहले वो बिज़नेस किस नाम से कर रहे थे? फर्म के नाम से. अब वही बिज़नेस किस नाम से होगा? कंपनी के नाम से. और उस कंपनी में भी शेयर होल्डर कौन होंगे? यही पार्टनर्स. तो प्रैक्टिकली तो ये पार्टनर्स ही अब क्या कर रहे हैं? बिजनेस को रन कर रहे हैं. पर अब मान लीजिए 3 पार्टनर्स में से शेयर सिर्फ 2 को ही दिए जाएं, तो तीसरा पार्टनर जो होगा, हाँ ये नहीं फिर उसका बेचारा नुकसान हो गया. अगर कोई शेयर नहीं लेगा तो उसको कैश क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा. जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए मैं इसके शेयर 20,000 से बढ़ा दूँ, तो इसके शेयर 20,000 से कम होंगे. जब इसके शेयर कम होंगे तो इसके 2 बैंक वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए ने डिसाइड किया है कि वो तो रिटायर होगा, मतलब उसको कंपनी में शेयर वेयर नहीं चाहिए. तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा? कैश पे करना पड़ेगा. तो उसके लिए जितनी कैश की ज़रूरत पड़ेगी वो परचेजिंग कंपनी क्या कर देगी? कैश दे देगी. और बचा हुआ पैसा किस में आएगा? शेयर्स में. आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बी एंड सी आर टू एक्वायर इक्वल इंटरेस्ट इन द न्यू कंपनी. नई कंपनी में बी और सी का इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए. इंटरेस्ट इक्वल का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब जो भी परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स आएंगे वो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली बांट देंगे. तो इक्वली जब 1:1 में बांटेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी में उनका ओनरशिप भी क्या रहेगा? 1:1. ठीक है. एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ 40,000 आर पेड बाई फर्म. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. शुरू करो भाई. वर्किंग नोट. गुडविल वैल्यूएशन. हाँ जी, गुडविल वैल्यूएशन. तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख लेस नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल कितनी है भाई? अच्छा, लैक्स ये थाउजेंड्स में ना. चलिए सोल्यूशन थाउजेंड्स में ही रहने देते हैं. तो 400 का 15% 60. तो सुपर प्रॉफिट 40, गुडविल 40 इंटू 3 120. हाँ, फिर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करो.
यस, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हो गया भाई। हाँ, उसमें ये जो गुडविल अपन ने कैलकुलेट की एक तो ये आ जाएगी, और बैंक बैलेंस के अलावा बाकी सब एसेट्स लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ही लेनी है। हाँ, कितना है भाई परचेज कंसिडरेशन? 4,3। अब पेमेंट जो है कुछ तो कैश में होएगा और कुछ शेयर्स में, पर अभी नहीं निकाल पाएंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैश उतना ही देना है जितना ए को पे करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहीं वो तो रियलाइजेशन लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा, फिर ए का पेमेंट आएगा। अच्छा, साथ में बैंक अकाउंट भी चेक करेंगे, वहाँ पे कितना पैसा पड़ा है, कितना शॉर्टफॉल है। हाँ, पर समझिए रियलाइजेशन अकाउंट तो बन सकता है अगर ये दो चीज़ें नहीं हो तो। रियलाइजेशन में अलग अलग थोड़ी चाहिए, रियलाइजेशन में 430 चाहिए, वो तो है ही है। तो शुरू करो रियलाइजेशन अकाउंट। रुपीज इन थाउजेंड्स। टू सन्ड्री एसेट्स, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स 300, इन्वेस्टमेंट्स 50, स्टॉक 100, डेटर्स 60। हाँ, कैश एंड बैंक तो आएगा नहीं इधर क्योंकि लिया नहीं है। हाँ, गुडविल आएगी क्या? क्यों? हाँ, बुक्स में वैल्यू ज़ीरो है, ये नहीं वो 120 निकाली ना वैल्यू, बुक्स में ज़ीरो है तो नहीं आएगी। हाँ, 5 बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज एक ही है बस, अनसिक्योर्ड लोन 200 बाई BC प्राइवेट लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 430 टू बैंक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 40। हाँ, बाकी सब एसेट्स लाइबिलिटीज तो गई। सो यू गेट द रियलाइजेशन प्रॉफिट, खाली 80 का आएगा। हाँ, A, B और C। क्या हुआ? 180 आ रहा है, 80 हो गया। हाँ, कितना कितना? 40, 20 एंड 20। Yes, partners capital account A, B and C, so it's 200, 100, 100 by current account। हाँ, वो भी ट्रांसफ़र कर दो भाई, A का 40, B का 60, 20 and C is nil। by realization account 40, 20, 20। हाँ, अब ए का तो काम फ्री हुआ भाई, ए को तो पैसे दे दो, कितने देने हैं? 280। हाँ, बी और सी को अभी कुछ नहीं देना है, क्योंकि ए के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि उसको जितना कैश का ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए परचेजिंग कंपनी से कैश का अमाउंट लेना पड़ेगा। हाँ, पर ये 280 पूरा कैश लेने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? कि हमारे खुद के पास भी तो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है। हाँ, हो गया भाई यहाँ तक का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, दो तीन तीन एक लाइन छोड़ के फिर बनाइए बैंक अकाउंट, क्योंकि परचेजिंग कंपनी ने बैंक बैलेंस लिया नहीं था। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था भाई? 150 बाई रियलाइजेशन 40 बाई एस कैपिटल 280। ओके, अब जो पैसा कम पड़ रहा है, आप कहीं बैंक में 150 था, 40 तो एक्सपेंसेस में गया, 280 ए को देना है। अब जो पैसा कम पड़ रहा है वो किससे लेना है भाई? बीसी प्राइवेट लिमिटेड, बैलेंसिंग फिगर 170। हाँ, नेक्स्ट अकाउंट बनाइए, बीसी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। टू रियलाइजेशन 430। बाई बैंक कितना पैसा लेना है उससे? 170। हाँ, तो परचेजिंग कंपनी का टोटल कंसिडरेशन 430 था, कैश अपने को 170 लेने की ज़रूरत है, तो बाकी का पैसा बाई शेयर्स ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड कितना? 260। हाँ, ठीक है। हाँ भाई, हो गया। हाँ, वही आया, मेरे को ही पढ़ाना है। हाँ, हो गया यहाँ तक। अब ये जो शेयर्स आए हैं, हाँ ये बांट दीजिए भाई, टू शेयर्स ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, इक्वली बांटना है, 130 एंड 130, ठीक है। एक मिनट नहीं, अपने पास 1 घंटा है। हाँ हाँ, हाँ, हो गया भाई। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो कैपिटल अकाउंट के अंदर। हाँ, टू बैंक 10, अदर बाई बैंक 10। बैंक अकाउंट में वापस से पोस्टिंग करो, टू सीज कैपिटल 10, बीस कैपिटल 10। हाँ, बैंक अकाउंट एसेस तो क्लोज हो गया था, पर वो जब बैंक अकाउंट क्लोज है और लास्ट में पार्टनर्स में हिसाब किताब बचेगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा। Yes, finished. Next question. हाँ,
यस, हाँ कंप्लीट हो गया भाई। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बस। क्या हुआ? क्या? ओहो, हाँ चलो बस होमवर्क लिखो। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, ये सेकेंड और थर्ड दोनों ही क्वेश्चंस में वही 6 महीने या 3 महीने के ट्रांजैक्शंस के बाद वाली बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद डिसोल्यूशन। ठीक है।